डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हमने जो पढ़ा उसमें हमने न्यूक्लियर स्टेट्स और उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके बारे में हमने समझा था। ये हमारा थर्ड पार्ट है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर का। और जो क्वांटिटीज़ हमने उस दौरान पढ़ी वो थी, एक तो एनर्जी, स्पिन, एंगुलर मोमेंटम, पैरिटी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रोल मोमेंट एंड लाइफ टाइम। ये कुछ चीज़ें हैं जो करेक्टराइज करती हैं। और यदि हम किसी भी जो हमारा जो पार्ट है उसमें रेडिएशन डिटेक्शन अगर करना है, जैसे बताया 3 तरह की मेनली रेडिएशन रेज होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। उनको अगर हमें डिटरमिन करना है तो हमें एनर्जी लेवल्स की डिटर्मिनेशन करना होता है, रेंज ऑफ द पार्टिकल्स, और उसमें पल्स हाइट जिसमें कि टाइमिंग की इंफॉर्मेशन भी होती है, क्या लाइफ टाइम रहेगा। और इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। और यदि हम ये फाइंड आउट कर लें तो हम उसका डिटरमिन कर सकते हैं स्ट्रक्चर कि क्या रहेगा। इसका एक एग्जांपल कोबाल्ट 57 का न्यूक्लियाई है। इसकी लाइफ, जो मीन लाइफ है, वो 270 डेज़ होती है। और यदि इस ग्राफ को देखें या डायग्राम को देखें तो इसमें 3 स्टेट्स दिखाई गई हैं। तो कोबाल्ट 57 जो है वो इनिशियली विद मोस्ट ऑफ द डिकेज वो एक स्टेट में जाता है जो कि 136 eV से नोट किया है। उसकी जो टोटल एंगुलर मोमेंटम इज़ 5/2 और इसकी जो पैरिटी है वो नेगेटिव है। और इसी तरह एक उसके बाद, क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट होती हैं, अनस्टेबल होती हैं, तो जो न्यूक्लिया है वो फर्दर डी एक्साइटेड स्टेट्स होते हुए डी एक्साइट होता है लोअर स्टेट में। और इस तरह से 2 स्टेट्स हमको मिल सकती हैं। और जैसे बीच की जो इंटरमीडिएट स्टेट है 14.4 की, उससे भी एक पार्ट रे निकल सकती है या पार्टिकल निकल सकता है, रेडिएशन निकल सकता है। और अल्टीमेटली हमें ग्राउंड स्टेट प्राप्त होती है। तो इस केस में जो ग्राउंड स्टेट है दैट इज़ आयरन 57, जो कि बहुत ही स्टेबल न्यूक्लियाई होता है। फर्दर अब डिसइंटीग्रेशन इसके अंदर नहीं होता है। अब हम चलो बात करेंगे जो हमारा आज का मेन मुद्दा है, 2 लेक्चर्स आज और कल का, वो है कि टाइप ऑफ डिकेज जो हैं वो हमारे अल्फ़ा, बीटा, गामा जैसे बताया। और 3 तरह के मेनली डिकेज होते हैं जिसमें रेज निकलती हैं। ना अल्फ़ा रेज के लिए इसको हम डिनोट करते हैं बाय अल्फ़ा, सिग्नेचर दो ग्रीक साइन है। अल्फ़ा रेज क्या हैं? बेसिकली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनको हम मान सकते हैं कि आइडेंटिकल विद दी हीलियम डबली आयनाइज्ड atom, He2 plus. So the charge is plus 2e and the mass is 4 atomic mass units. अब क्योंकि ये चार्ज हैं तो हम पढ़ते हैं कि जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो अपने आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है उसको आयनाइज करते हैं। तो जो भी मैटर में जब भी एंटर करेंगे तो दो आयनाइज करेंगे उस मीडियम को। और इसलिए जब भी आयनाइज करेंगे तो उसके अंदर एनर्जी का लॉस होगा। और ये जो रेट ऑफ एनर्जी लॉस है, क्योंकि ये हैवी पार्टिकल्स हैं, सो बहुत ही तेज़ी से ये एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। सो लॉस बहुत काफ़ी तेज़ी से होता है। और इसीलिए इनकी, जैसे हमने लेक्चर में भी देखा था कि रेंज एनर्जी के रिलेशनशिप्स थे। सो जितनी भी जो है ज़्यादा एनर्जी से लेके अगर जा रहा है तो वो बहुत ही शॉर्ट रेंज में जाके विद मैसिव पार्टिकल है तो रेस्ट इट विल कम टू रेस्ट इन अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। सो अल्फ़ा पार्टिकल ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। तो ये सिंपली प्लास्टिक के फॉइल में, एल्युमिनियम फॉइल्स में बहुत तेज़ी से एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो अल्फ़ा रेज कैसे रिज़ल्ट होगी? तो अल्फ़ा डिके होगा न्यूक्लियाई का। और ये पाया गया है एक्सपेरिमेंटली कि अगर Z की वैल्यू, एटॉमिक नंबर जो है, अगर ग्रेटर देन 80 है तो दे जनरली अंडरगो दिस नेचुरल अल्फ़ा डिके होगा, ऑटोमेटिकली अपने आप डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर क्योंकि ये न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन जो है वो एक अनस्टेबल स्टेट्स को फॉर्म करता है जो डॉटर न्यूक्लियाई होती हैं। तो इन केसेस में इसके बाद बीटा
या गामा या दोनों जो डिके हैं या पार्टिकल्स हैं वो उसके सब्सिक्वेंट उनकी सीरीज़ में निकल सकते हैं, जिससे कि वो न्यूक्लियाई ग्राउंड स्टेट में जाए तो अपनी एनर्जी को लूज़ कर जाए। देयरफॉर अल्फ़ा डिके को अगर हम पढ़ना है तो हम क्या कहेंगे कि क्योंकि हीलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है 4 2 होता है, ए एटॉमिक मास इज़ 4 एंड Z इज़ 2, तो देयरफॉर जब भी ये डिसइंटीग्रेशन होगा तो A जो है वो 4 यूनिट से डिक्रीज़ होगा, Z 2 यूनिट से डिक्रीज़ होगा, और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं AXZ A-4Y Z-2 प्लस हीलियम 4 2 विच यू कैन कॉल अल्फ़ा। इसमें X जो है उसको हम पेरेंट नाम देते हैं और Y को हम डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है बहुत वेल नोन, यूरेनियम 23892, so it goes to 234 thorium 90 प्लस अल्फ़ा। सो ये एक प्रोसेस है। अगर हम इसका क्योंकि जैसे बताया कि अल्फ़ा डीके होगा तो न्यूक्लियाई जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा और जो अनस्टेबल होगी तो उसके अंदर अल्फ़ा ही एक पार्टिकल है जो निकलता है। देयरफॉर इसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो एक लाइन स्पेक्ट्रम होगा, जिसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। जो दिया हुआ है कर्व बिटवीन द नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। इसके अंदर जो पीक्स हैं उनको E1 E2 E3 E4 से मार्क किया गया है। ये अलग अलग स्टेट्स हो सकती हैं जिसके अंदर कोई न्यूक्लियाई जो है वो डिके करेगा। सो जो एनर्जीज़ हैं वो उन डिके के कॉरस्पॉन्डिंग जो है डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट्स की जो डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म होगा उनकी स्टेट्स की एनर्जी है। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा डिके या अल्फ़ा रेज जो हैं वो सिंगल एनर्जी के साथ आती हैं। सेकंड जो हमारी टाइप ऑफ डिके होता है वो बीटा डिके, या हम कहते हैं बीटा रेज फॉर्म करना। बीटा रेज कैसे एमिट होती हैं, तो बीटा रेज हैं क्या, तो बीटा रेज आर चार्ज पार्टिकल्स, वी कॉल देम एज पॉजिट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज जैसा इलेक्ट्रॉन का -E और पॉजिट्रॉन का +E होता है। मास इज़ द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो कि 511 आपको पता है, इट इज़ keV होता है या 0.5 MeV होता है। तो जिस तरह अल्फ़ा रेज होती हैं क्योंकि चार्ज हैं तो ये भी कुछ आयनाइज करता है मीडियम, लेकिन लाइटर पार्टिकल है, सो रेट जो है एनर्जी लॉस का वो बहुत स्लो है, कम है, और ये ट्रेवल ज़्यादा करेगा, इसका रेंज बहुत ज़्यादा होगी कंपेयर टू दी अल्फ़ा पार्टिकल्स। और जब तक ये रेस्ट में आएगा तब तक ये काफ़ी सारी एनर्जी लेके जाता है और जब तक ये जाके एब्जॉर्ब करता है। तो किस तरह से बीटा डिके में ट्रांसफॉर्म होगा आप इसको देख सकते हैं इस इक्वेशन से, जो कि हमने रिप्रेजेंट की है AXZ गोइंग टू YAZ+1 अगर इलेक्ट्रॉन, या बीटा माइनस डिके जिसे हम बोलते हैं वो होगा, और दूसरा जो टाइप का डिके जिसमें पॉजिट्रॉन्स भी निकलते हैं उसको भी बीटा डिके ही बोलते हैं। इसके अंदर AXZ गोइंग टू YAZ-1 और एक पॉजिट्रॉन निकलेगा जिसको हम बीटा प्लस कहेंगे। तो बीटा माइनस इज इलेक्ट्रॉन एंड बीटा प्लस इज पॉजिट्रॉन। इस केस में A mass number will not change, it remains the same, and but Z decreases or increases by 1. Well-known examples are conversion of a neutron to a proton, and electron, and another third particle, neutrino और antineutrino, जिसको अभी अब डिस्कस करेंगे बाद में भी जब कोर्स पढ़ेंगे। लेकिन ये थर्ड टाइप ऑफ पार्टिकल्स जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इस बीटा डिके के लिए, क्योंकि ये ही डिसाइड करते हैं कि उसका एनर्जी स्पेक्ट्रम किस तरह का होगा। इसी तरह P इफ़ चेंजेस टू N प्लस E प्लस E माइनस न्यूट्रिनो, एंड ये जो प्रोसेसेस हैं इनके अंदर कुछ कंजर्वेशन लॉस को बहुत पूर्ति होना ज़रूरी होता है, लेकिन सेकेंड रिएक्शन में आप देखें कि कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं होता है। सो प्रोटॉन को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है जिससे कि उसका जो मास है, बिकॉज मास एंड एनर्जी आर इक्वलेंट, so that it
gains more mass than the neutron, and then it decays to this state. So it has to be a high energy state. इसका एनर्जी स्पेक्ट्रम देखें तो ये एक कंटिन्यूस कर्व है. इसके अंदर इनिशियली जो है वो अल्फा रे की तरह नहीं है ऐसा, और ये जो कर्व है वो एक शुरू में राइज करता है एनर्जी में, उसके बाद ये एक रीच करता है, स्मूथ मैक्सिमम होता है, और उसके बाद ये एक एनर्जी एक्सेस को टच करता है ना. इस तरह का क्यों होता है? अब इसमें ये देखें कि लास्ट में जहाँ कट करता है एक्स एक्सेस को, वो पॉइंट जो है वो एक एनर्जी का पॉइंट है जिसको कि हम E0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट एनर्जी. ये वो एनर्जी है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो कि लेके जाता है किसी, क्योंकि सबसे ज़्यादा because neutrino is massless particle, it has no charge, and therefore most of the energy is carried by the electron. Almost all the energy is carried by the electrons. Now why this is continuous, we'll do this in the next period, next lecture, and why it is continuous. Why there has to be a presence of a third particle to conserve the momentum, and not only momentum but यहाँ पे आपको conservation of angular momentum, there are lot of other conservation principles जिसमें एक लैप्टॉन नंबर है, बैरियन नंबर है, स्पिन है, पैरिटी है, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है, और इसी वजह से थर्ड पार्टिकल जो है वो प्रिडिक्ट हुआ, विच प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूक्लियर प्रोसेसेस. इवन जो डार्क मैटर है इस यूनिवर्स में, उसका जो उसमें ऑसिलेशंस होते हैं, दे आर सपोज टू बी ड्यू टू न्यूट्रिनोज. इवन हमारी जो एनर्जी है ऑन अर्थ, इट्स सपोज टू कम फ्रॉम न्यूट्रिनो ऑसिलेशंस, सो फ्रॉम द आउटर स्पेस. एंड बहुत सारे न्यूट्रिनोज जो हैं वो पृथ्वी पर जब गिरते हैं, दे जनरली ट्रांसफॉर्म द मैटर, एंड देयरफॉर इट गिव्स आउट न्यू मटेरियल्स. सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, एंड कल हम बीटा रे स्पेक्ट्रम, and then we will go on to gamma decay, and we'll finish this up with the radioactive decay law of the Rutherford, so that a general understanding can be developed to study the radiation detectors. Okay, that's good for today. Goodbye.